बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी के हवाले से, क्योंकि आज सुबह से सोशल मीडिया पे वो स्टोरी डिस्कस हो रही है जिसमें इमरान खान के हवाले से बात की गई है कि उनके एक दोस्त या जो उनके एक काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है आरिफ नकवी, उन्होंने उनको यूके से पैसे भेजे थे और तहरीक इंसाफ के अकाउंट में वो पैसे आए थे। और उसके हवाले से ये बताया गया है उस स्टोरी के अंदर कि वहाँ पे एक T20 मैच कराया गया था और उस मैच के अंदर काफ़ी सारे लोग आ गए थे, जिसमें यूएई का एक मिनिस्टर भी था और उसने भी डोनेशन दी थी और वो सारा पैसा फिर उन्होंने वहाँ से यूके से यूएई और यूएई से पाकिस्तान भेज दिया था। वो स्टोरी मैंने भी सुबह देखी और उसके अंदर यही सारी चीज़ें थी। उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि नवाज शरीफ को भी उन्होंने $20 मिलियन का एक फंड एलोकेट किया था कि वो उनको और उनके भाई जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनको दी जाए, ताकि जो के इलेक्ट्रिक वो भी आरिफ नकवी का है और वो एक चाइनीज़ कंपनी को देना चाह रहे थे ताकि उसमें उनको हेल्प आउट कर सके। ये सारी बातें उसके अंदर जिक्र किया गया है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी कानून को देख ले तो जो इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है उसके अंदर एक चीज़ बड़ा क्लियर है कि जितने भी इंडिविजुअल्स पाकिस्तानी हैं वो किसी भी पार्टी को डोनेशन या फंड्स दे सकते हैं। लेकिन इसमें आप किसी बाहर दुनिया के मुल्क से या किसी बाहर दुनिया के कंपनी से या मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनसे आप पैसे नहीं ले सकते। अगर किसी ने से आपने लिया और आप पे साबित हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन उस फंड्स को जब्त करेंगे और वो कौमी खजाने में जमा किया जाएगा। इसी तरह अभी अगर आरिफ नकवी की बात की जाए तो वो एक पाकिस्तानी नेशनल है और एक पाकिस्तानी नेशनल ने अगर वहाँ पे कोई टूर्नामेंट किया, कोई मैच का इनेकाद किया और उसके अंदर उन्होंने पैसे इकट्ठे करके तहरीक इंसाफ को दी, अभी ये है कि उसके पीछे उनके मकासद क्या थे। क्योंकि उस वक्त जब इमरान खान को ये पैसे दिए गए थे 2013 में, तो उस वक्त वो हुकूमत में भी नहीं थे, वो 2018 के अंदर उनकी हुकूमत मरकज़ के अंदर बनी थी। तो इसी वजह से बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनके अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो हुकूमत फिर बन भी गई, मेरे ख्याल में 14 में बनी थी, तो आरिफ नकवी का वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका जो इंटरेस्ट था वो सिंध के अंदर था, तो सिंध के अंदर तो इमरान खान की कोई हुकूमत भी नहीं थी। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ से कल से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तहरीक इंसाफ के केस है उसको जल्द अज जल्द सुना जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तीनों के केसेस इस वक्त वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर पड़े हैं और तीनों के केसेस एक साथ उसका फैसला कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात होगी और कम अज़ कम पाकिस्तानी कौम को भी इस पूरी सूरत हाल का इल्म हो जाएगा। क्योंकि शायद उसमें फिर ये भी होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो बात की जा रही थी, अभी तो ये बात काफ़ी अरसा हुआ किसी ने नहीं कही, लेकिन उनके भी लीबिया के उस वक्त के जो सरबराह थे मेमर कज़ाफ़ी, उनका बेटा था सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और शायद आप लोगों ने सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को उनकी रैलीज़ में भी देखा था उस ज़माने में। और ये बात की जा रही है कि पेशावर के अंदर उनका जो एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बना हुआ है वो सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी ने बनाया था और सारा पैसा लीबिया का उसके अंदर इस्तेमाल हुआ था। ये उन पे इल्ज़ाम है। फिर उसामा बिन लादेन के हवाले से ये बात की जा रही है कि उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को पैसा दिया था ताकि बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से हटा सके, उसको निकाल सके 90s में। फिर तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें भी सामने आएंगी। इसी तरह आज़म हूथी, अभी तो उसका वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसने ANP के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जब ANP के 2008 में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत आई थी और उस वक्त असमत यार वली खान अपने अपरासियाब खटक और बाकी लोगों के साथ अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर उनकी जितनी मीटिंग्स और वगैरह हुई थी तो उसमें उनको $1 मिलियन दिए गए थे और फिर वो पैसा पाकिस्तान भी नहीं आया, बल्कि वो दुबई के अंदर उनके जो कुछ करीबी रिश्तेदार हैं उनके ज़रिए वो इस्तेमाल हुआ। इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ये इन तमाम जमातों के ख़िलाफ़ इस किस्म के इल्ज़ामात मौजूद हैं और इनके ख़िलाफ़ माजी में इस किस्म के इल्ज़ामात लोगों ने सुने भी है और सामने आए भी है। तो मेरे ख़्याल में अगर ये सिलसिला ओपन होगा तो इस हमाम के अंदर फिर सारे नंगे हैं और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें शायद अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो सामने आएंगे। लेकिन ये जो अगर आरिफ नकवी की बात की जा रही है, उसने अगर इंडिविजुअल अपने ज़ाती कैपेसिटी में अगर दी है तो फिर पाकिस्तानी कानून के तहत ये
میرے خیال میں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکیں گے. اگر اس نے کمپنی کے ذریعے دی ہے اور کمپنی نے عمران خان کو وہ پیسہ یہاں پہ دیا ہے تو پھر اسی صورت میں وہ پیسہ ضبط ہو کر پاکستانی حکومت کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہوگا. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے عدلیہ کے حوالے سے کہ عدلیہ کے خلاف جو کمپین شروع کیا گیا ہے مریم نواز نے کل سے، بلکہ 3-4 دن سے، لیکن کل سے انہوں نے ججز کو تقسیم کرنے کا ایک کمپین شروع کر دیا، اور اس میں ان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں، جتنے دانشور ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے بھی ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ سپریم کورٹ کے ججز آپس میں تقسیم ہو گئے. یہ ایک بہت خطرناک امپریشن ہے جو لوگوں کو دی جا رہی ہے، اور جو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف رولنگ کے خلاف فیصلہ دینے کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ججز تقسیم ہو گئے. یہ ایک جو کارنامہ ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نے جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور اس وقت بھی ججز کو تقسیم کیا تھا. رفیق تار وہ بریف کیس سے لے کر کوئٹہ جاتے تھے اور وہاں پہ ججز کو خرید کر تاکہ عدلیہ کو تقسیم کرے. تو کل جو مریم نواز کا پہلا ٹویٹ آیا اور اس نے اپنے وزیر قانون کا تصویر پوسٹ کیا اور کہا کہ وہ آج کے دن کا سب سے بڑا جو ہیرو ہے وہ ان کا وزیر قانون ہے. تو میرے خیال میں ججز کو تقسیم کرنے کی جو سازش ہے یہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. یاد رکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو آپ پوری پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اس کو آپ ہلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کسی بھی صورت میں انصاف نہیں ہے، اور اس میں پاکستانی فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایف آئی اے ان کے انڈر ہے. وہ تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، لیکن یہ فوج کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بچانے کے لیے ان لوگوں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کرے. کیونکہ جو کمپین سوشل میڈیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں جتنے بھی لوگ اس وقت حصہ لے رہے ہیں، جو سو کال دانشور ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو یہ یاد رکھے کہ اگر ایک مرتبہ یہ ادارہ تقسیم ہوا تو اس کو دوبارہ کبھی بھی آپ جوڑ نہیں سکیں گے. ایک مرتبہ اگر آپ نے اس ادارے کو تقسیم کر دیا تو اس کا نقصان پوری پاکستان کو پہنچے گا، اور یہ ادارہ دوبارہ آپ جوائن نہیں کر سکیں گے. یہ ادارہ تباہ ہو جائے گا. یہ پاکستانی قوم یہ بات یاد رکھے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جو ان لوگوں کی سازش ہے اور جس انداز سے ان لوگوں نے یہ پورا کمپین لانچ کر دیا ہے اور کمپین چلا رہے ہیں، یہ پوری پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. میرے خیال میں یہ قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، کسی ایک آرگنائزیشن کا نہیں ہے، پوری پاکستان کا ایک ادارہ ہے. اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے سو موٹو ایکشن لے. کیونکہ پی ڈی ایم نے بڑا کلیئر اور ان کے لیڈرز مسلسل سپریم کورٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سو موٹو لے اور فوری طور پہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے. اسی طرح پورے ملک کے اندر جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، بلوچستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، جنوبی پنجاب کے اندر تباہی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، چترال کے اندر، مختلف علاقوں میں اس وقت ایک تباہ کن قسم کا صورتحال ہے. سندھ کے اندر بھی. اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ پنجاب حکومت کو بچانے اور پنجاب کی نئی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے لیے ان چیزوں میں اسلام آباد کے اندر مصروف ہے، اور ابھی تک ان لوگوں کے مدد نہیں کی. جو تصاویر سوشل میڈیا پہ سامنے آ گئی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے لاشیں پڑے تھے اور ان کے والدین چیخ رہے تھے، اور وہاں پہ لوگ پانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ گھروں سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اس وقت ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو کم از کم یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے، ان کے مدد کرے، فوری طور پر وہاں پہ تمام جو حکومتی ادارے ہیں وہ پہنچ جائے اور ان لوگوں کی امداد کیا جائے. کیونکہ اس وقت بڑے مشکل میں ہے ان تمام علاقوں کے لوگ، اور بہت ایک بری قسم کی صورتحال پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مدد کرے اور ان کو مزید مشکلات سے بچا کے رکھے، اور جو
जो तकलीफ़ में इस वक्त ये लोग हैं, अल्लाह ताला इनको इन मुश्किलात और इन तकालीफ से निकाले। आखिर में बिजली बिलों के हवाले से बात करेंगे। आज मुझे मैसेज मिला और जो हमारे घर का बिल था वो तकरीबन कुछ 25-26 हज़ार रुपये राउंड अबाउट आ चुका है। हमारे घर में देखिए हम 3 कमरे हैं और 3 कमरों में कभी मतलब जो पंखा है और इसके साथ एयर कूलर है उसका इस्तेमाल रात के वक्त किया जाता है, लेकिन हमारे घर के अंदर हमारा अपना सोलर सिस्टम भी है और दिन के वक्त सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा सोलर सिस्टम है वो चलता है। दिन के वक्त हम वापडा की बिजली इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ रात के वक्त हम वापडा की बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम आप देख लें कि ये अगर 26,000 रुपये बिल है, अगर हम दिन के वक्त भी वापडा की बिजली इस्तेमाल करते तो ये 52,000 रुपये बन जाता। ये बहुत बड़ा जुल्म है, हुकूमत ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। आप देख लें कि हम जैसे गरीब लोगों की ये सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर 98% जो लोग हैं वो बेचारे मिडल और गरीब क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। PDM ने जो हमें हमारे ऊपर बोझ डाला हुआ है और जिस तरह हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दी है, कम अज़ कम हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह के खातिर हमें माफ़ करो, प्लीज़ ये हुकूमत छोड़ दो और नए इलेक्शन करा दो ताकि नई हुकूमत आ जाए और इस मईशत को संभाले और ये जो हमारी मुश्किलात है ये कम हो सके, क्योंकि हम इन मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप यकीन करें कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बहुत मुश्किल टाइम से हम लोग गुज़र रहे हैं और ये मुश्किल हालत हम मज़ीद हमारे लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। डेफिनेटली इसका क्या होगा, हमें वो एंजाइटी के मसले पैदा होंगे और फिर हमें हेल्थ के प्रॉब्लम पैदा होंगे और फिर मतलब जिस हालत तक हम पहुंच जाएंगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी जान छोड़ दें और मज़ीद हमें तबाह और बर्बाद न करें। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।